शहर के बाजार में हलचल मची थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी रोज की तरह बाजार से कुछ खरीदारी करने गए थे। वे एक दुकानदार से सौदा कर ही रहे थे कि अचानक एक अमीर व्यापारी ने आकर जोर से उनके कान पर थप्पड़ मार दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुल्ला ने अपने गाल को सहलाते हुए व्यापारी से पूछा, हुजूर, क्या यह थप्पड़ मुफ्त में था या इसका कोई दाम भी है? व्यापारी अकड़कर बोला, गलती से लग गया, चुपचाप अपने रास्ते जाओ। लेकिन मुल्ला कहाँ मानने वाले थे। वे सीधे काजी, न्यायाधीश के दरबार में पहुंच गए। काजी ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुमने मुल्ला को थप्पड़ क्यों मारा? व्यापारी हंसते हुए बोला, हुजूर, ये बस गलती से हो गया, इसमें इतना बड़ा मामला बनाने की क्या जरूरत। काजी ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, गलती से हो या जानबूझकर, न्याय तो होगा। तुम मुल्ला को इस थप्पड़ का मुआवजा दो। व्यापारी हंस पड़ा, हुजूर, क्या एक थप्पड़ की भी कीमत होती है? बिल्कुल होती है, काजी बोले, तुम मुल्ला को चांदी के 50 सिक्के दो। अब व्यापारी को समझ आया कि मामला गड़बड़ है। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन सिक्के कम थे। उसने कहा, हुजूर, मुझे अपने घर जाने दीजिए, मैं वहां से पैसे लाकर दूंगा। काजी ने सोचा कि व्यापारी अमीर और प्रतिष्ठित आदमी है, वह भागेगा नहीं। उन्होंने इजाजत दे दी। अब कचहरी में लोग मुल्ला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ सोच रहे थे कि मुल्ला अब पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला जाएगा। लेकिन मुल्ला की आंखों में अजीब चमक थी। मुल्ला ने काजी से कहा, हुजूर, क्या न्याय मिलने में देर हो सकती है? काजी बोले, हाँ, लेकिन न्याय देर से भी मिले तो भी न्याय होता ही है। मुल्ला ने सिर हिलाया, मुस्कुराए और फिर अचानक काजी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी हक्का बक्का रह गए। वे गुस्से में बोले, मुल्ला, ये क्या बदतमीजी है? मुल्ला शांति से बोले, हुजूर, मुझे जल्दी में कुछ काम है। मेरा बदला तो व्यापारी के पैसों से हो जाएगा, लेकिन तब तक यह थप्पड़ आप अपने पास रखिए। जब व्यापारी आएगा तो ये 50 सिक्के आप ही ले लेना। पूरा दरबार पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर ठहाकों से गूंज उठा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन काजी अब भी अपने गाल सहला रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुम्हारी अक्लमंदी कमाल की है, लेकिन इस तरह थप्पड़ लौटाना तो न्याय नहीं हुआ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जब अन्याय में देर हो सकती है तो न्याय में भी थोड़ा हंसी मजाक चल सकता है। इतना सुनते ही काजी खुद भी हंस पड़े और बोले, ठीक है, जब व्यापारी लौटेगा तो मैं उसे कहूंगा कि पहले तुम्हारे थप्पड़ का हिसाब करे। सबने तालियां बजाईं और यह अजीबोगरीब न्याय हमेशा के लिए यादगार बन गया। कहानी 2। एक दिन की बात है। गांव के चौपाल पर बहस छिड़ी थी, गांव में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है। कुछ लोगों ने मुखिया का नाम लिया तो कुछ ने बनिए का, लेकिन तभी किसी ने हंसकर कहा, अरे, सबसे ज्यादा अक्लमंद तो मुल्ला नसीरुद्दीन ही हैं। अब गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मुल्ला की हाजिर जवाबी से जलन थी। उनमें से एक करीम ठहाका मारकर बोला, अक्लमंद? अरे, मुल्ला तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की, मूंछों पर ताव दिया और करीम की तरफ देखा। फिर बोले, अगर मैं बेवकूफ हूं तो यह साबित करना पड़ेगा। करीम को मौका मिल गया। उसने हंसते हुए एक चैलेंज दे डाला, अगर तुम सच में बेवकूफ नहीं हो तो इसे साबित करके दिखाओ। गांव वाले भी मजे के मूड में आ गए। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुरा उठे।
अगली सुबह मुल्ला गांव की गलियों में घूमने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनका हुलिया बदला हुआ था। एक पैर में जूता, दूसरे में चप्पल, सिर पर टोपी के ऊपर पगड़ी और हाथ में एक मुड़ी तुड़ी किताब। गांव वाले हैरान थे। कोई हंसा, कोई मजाक उड़ाने लगा। करीम ने मौका देखकर पूछा, मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? मुल्ला सिर खुजाते हुए बोले, अरे भाई, मैं सोच रहा हूं कि पढ़ाई कर लूं, लेकिन यह किताब समझ नहीं आ रही। सुना है कि जो बेवकूफ होता है उसे किताब पढ़ने की जरूरत होती है। सब ठहाके लगाने लगे। तभी मुल्ला ने एक और कमाल किया। उन्होंने खेत के बीचों बीच जाकर एक सिक्का जमीन पर रख दिया और जोर जोर से उसे घूरने लगे। गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, मैं देख रहा हूं कि यह सिक्का कब बड़ा होकर सोने की मोहर बनेगा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन कुछ समझदार लोग सिर खुजाने लगे। क्या सच में मुल्ला बेवकूफ बन गए थे या फिर कोई और चाल चल रहे थे? करीम आगे आया और बोला, देखा, अब तो साबित हो गया कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा। सब चुप हो गए। पहला सवाल, अगर मैं सच में बेवकूफ हूं तो तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? अक्लमंद को तो बेवकूफ से बात ही नहीं करनी चाहिए। करीम भौंचक्का रह गया। दूसरा सवाल, अगर किताबें पढ़ने वाले ही समझदार होते हैं तो फिर तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते? गांव वाले ठहाके मारने लगे। तीसरा सवाल, जब कोई सिक्का पेड़ नहीं बन सकता तो फिर तुम बेवजह मेरी हरकतों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? कहीं तुम भी तो बेवकूफ नहीं? गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, असली बेवकूफ वो होता है जो बिना सोचे समझे किसी को भी बेवकूफ कह देता है। गांव तालियों से गूंज उठा। करीम सिर झुकाकर चलता बना। कहानी 3। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। गर्मी जोरों पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और हवा तक मानो सुस्त हो गई थी। रास्ते में उनके 3 दोस्त मिले। पहले दोस्त ने कहा, मुल्ला, हमें भी बाजार जाना है, तुम्हारे गधे पर जगह तो है, हमें बैठा लो। मुल्ला ने कंधे उचका दिए, बैठ जाओ, जब गधा इनकार नहीं कर रहा तो मैं क्या कह सकता हूं? दूसरा दोस्त बोला, अरे, जब एक बैठ सकता है तो 2 क्यों नहीं? मैं भी बैठूंगा। मुल्ला मुस्कुराए, बैठ जाओ, जब गधा मना नहीं कर रहा तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? अब तीसरा दोस्त भी जोश में आ गया, अरे, जब 2 बैठ सकते हैं तो 3 क्यों नहीं? मैं भी बैठता हूं। मुल्ला ने गधे की ओर देखा, गधा चुपचाप खड़ा था। मुल्ला बोले, ठीक है, बैठ जाओ। जब तक गधा इनकार न करे कोई दिक्कत नहीं। अब गधे पर 4 लोग सवार थे, मुल्ला आगे और तीनों दोस्त पीछे। जैसे ही वे बाजार के करीब पहुंचे, गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे, यह क्या तमाशा है? एक बेचारे गधे पर 4-4 आदमी सवार हो गए। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, ये लोग खुद को इंसान कहते हैं और गधे पर इतना भार डाल दिया। शर्म नहीं आती? अब सब गांव वाले हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। मुल्ला ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और धीरे से बोले, अरे मूर्खों, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? गधा तो अकेला ही है, असली गधे तो इसके ऊपर बैठे हैं। पूरा बाजार सन्न रह गया। गांव वाले चुप। तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जैसे ही उन्हें समझ में आया कि मुल्ला ने उन्हें ही गधा कहा है, वे झटपट नीचे उतर गए। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी पगड़ी ठीक की और गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले,
चल बे दोस्त, असली गधों का बोझ अब उतर गया। गांव वालों ने ठहाका लगाया और तीनों दोस्त शर्म से मुंह छुपाकर भाग गए। कहानी 4। एक दिन शहर का एक अमीर और घमंडी शेख अपने दरबार में बैठा था। उसकी दौलत और शानो शौकत के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसे अपनी अक्लमंदी पर भी बड़ा घमंड था। उसने सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े समझदार और हाजिर जवाब हैं, तो उसने सोचा, आओ इसे हराकर साबित करता हूं कि दुनिया में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। उसने अपने नौकरों को भेजकर मुल्ला को दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला पहुंचे तो शेख ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो। चलो आज एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मुझे 100 अशर्फियां देनी होंगी। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए अगर मैं हारूं तो मैं सिर्फ 10 अशर्फियां दूंगा। मगर अगर आप हारें तो आपको 100 देनी होंगी। शेख ठहाका मारकर हंसा और बोला, मुझे यह मंजूर है। अब देखता हूं तुम कितने अक्लमंद हो। पहला सवाल, शेख का दा। शेख ने हवा में उंगली घुमाते हुए कहा, बताओ आसमान में कितने तारे हैं। मुल्ला ने बिना सोचे समझे कहा, उतने ही जितने धरती पर बाल हैं। शेख चौंका, कैसे साबित करोगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको शक है तो गिन लीजिए। शेख के पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में सब हंसने लगे। दूसरा सवाल, मुल्ला का वार। अब मुल्ला ने शेख से पूछा, ऐ शेख, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है। शेख ने गर्व से कहा, सोना और चांदी। मुल्ला हंस पड़े, गलत। सबसे मूल्यवान चीज समय है, क्योंकि अगर समय चला गया तो तुम चाहे कितनी भी दौलत खर्च करो, उसे वापस नहीं ला सकते। शेख यह सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा सवाल, आखिरी चाल। शेख ने सोचा, अब ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे मुल्ला फंस जाए। उसने कहा, बताओ मेरी हथेली में क्या है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मैं बता दूं तो क्या आप मानेंगे कि मैं सबसे अक्लमंद हूं। शेख हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन पहले बताओ। मुल्ला ने आंखें बंद की, सोचा और बोले, आपकी हथेली में एक तितली है। शेख चौंक गया, क्योंकि सच में उसके हाथ में एक तितली थी। उसने सोचा, अब अगर मैं इसे जिंदा छोड़ दूं तो यह उड़ जाएगी और मुल्ला सही साबित होगा, और अगर मैं इसे मसल दूं तो यह मर जाएगी और तब भी मुल्ला गलत नहीं होगा। अब शेख समझ गया कि वह हार चुका है। उसने मुस्कुराकर मुल्ला की ओर देखा और अपने नौकर से 100 अशर्फियां लाने को कहा। मुल्ला, मैं हार गया। तुम वाकई सबसे होशियार हो। मुल्ला ने अशर्फियां लीं और जाते जाते बोले, याद रखना शेख, कभी किसी की अक्ल का घमंड मत करना, क्योंकि अक्ल तिजोरी में नहीं, दिमाग में होती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मुल्ला अपने चतुराई भरे अंदाज में वहां से चले गए। लेकिन क्या शेख इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या वह मुल्ला से बदला लेने की कोई नई चाल चलेगा? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब शेख ने मुल्ला को फिर से चैलेंज किया। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी हार मानने के बजाय दोबारा लड़ाई करने की ठान ले? शेख की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन से बुद्धिमानी की लड़ाई हारी, लेकिन हार को स्वीकार कर लेना उसके घमंड के खिलाफ था। उसने तय किया कि वह मुल्ला को फिर से चैलेंज देगा और इस बार उसे हराकर ही रहेगा। इस बार शेख ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने मुल्ला को फिर से दरबार में बुलवाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, पिछली बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया,
लेकिन इस बार मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि तुम चाहकर भी जवाब नहीं दे पाओगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मैं फिर से जीत गया तो इस बार इनाम क्या होगा? शेख ने अकड़कर कहा, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 200 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें पूरे बाजार में ऊंट पर बैठकर यह घोषणा करनी होगी कि शेख दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। दरबार में सब हैरान हो गए। अब मामला सिर्फ अशर्फियों का नहीं था, बल्कि इज्जत का भी था। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, मुझे मंजूर है। पहला सवाल, शेख का चक्रव्यूह। शेख मुस्कुराया और पहला सवाल दाग दिया, मुल्ला, बताओ कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मुल्ला ने बिना समय गवाए जवाब दिया, शेख, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह खुद को सबसे अक्लमंद समझने लगता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। शेख को अपनी ही बात पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा सवाल, चालाकी का इम्तिहान। अब शेख ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी नदी हो जिसमें ना पानी है ना पुल और तुम्हें उस पार जाना हो तो तुम कैसे जाओगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सीधा चलकर। शेख चौंका, कैसे? मुल्ला बोले, अगर नदी में पानी ही नहीं है तो मैं आसानी से पैदल ही पार कर लूंगा। शेख ने गहरी सांस ली। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। तीसरा सवाल, आखिरी दांव। अब शेख ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने एक मुट्ठी राख उठाई और मुल्ला से पूछा, बताओ यह राख कहाँ से आई? मुल्ला ने राख को ध्यान से देखा और बोले, यह उसी घमंड की है जो तुमने जलाकर खुद को सबसे अक्लमंद साबित करने की कोशिश की थी। शेख को इस बार सच में झटका लगा। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शेख ने झेंपते हुए अपनी जेब से 200 अशर्फियां निकाली और मुल्ला को दे दी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, शेख, याद रखना, अक्ल को दौलत से नहीं, तजुर्बे से नापा जाता है। पर क्या शेख इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या वह अगली बार मुल्ला को और बड़ी चुनौती देगा? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब मुल्ला ने शेख को उसकी ही चाल में फंसाया। क्या आपने कभी किसी को बार बार हार कर भी जीतने की कोशिश करते देखा है? शेख की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन से 2 बार हार चुका था, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि इस बार वह मुल्ला को ऐसी चुनौती देगा जिससे उसका बचना नामुमकिन होगा। शेख ने इस बार एक नई चाल सोची। उसने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी मुल्ला नसीरुद्दीन से ज्यादा अक्लमंद साबित होगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। मुल्ला को जब यह खबर मिली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर शेख मुझे हराने के लिए 1000 अशर्फियां खर्च करने को तैयार है तो सोचो उसकी हार उसे कितनी महंगी पड़ेगी। शेख का सवाल, एक खतरनाक शर्त। दरबार में पूरा शहर जमा था। शेख ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, इस बार मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। अगर तुम इस शर्त को मान गए तो यह आखिरी मुकाबला होगा। मुल्ला बोले, पहले शर्त तो सुनाओ, फिर सोचूंगा। शेख मुस्कुराया और बोला, हम दोनों एक सवाल पूछेंगे। अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मुझे सिर्फ 1 अशर्फी देनी होगी। मुल्ला ने दाढ़ी खुजाई और सोचा, अरे वाह, सौदे में तो फायदा ही फायदा है। उन्होंने झट से हामी भर दी, मुझे मंजूर है। मुल्ला ने शेख को देखा और कहा, पहले मैं पूछूंगा। बताओ ऐसी चीज कौन सी है जो सुबह चलती है, दोपहर में खड़ी रहती है और रात को गायब हो जाती है? शेख माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। उसने कई जवाब सोचे, सूरज, परछाई, आदमी की उम्र, लेकिन कोई सही नहीं लग रहा था।
आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा, मैं नहीं जानता, बताओ क्या है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सूरज की किरणें सुबह निकलती हैं, दोपहर में चमकती हैं और रात होते ही गायब हो जाती हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। शेख का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। अब शेख ने सोचा, इस बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब किसी के पास न हो। उसने कहा, मुल्ला, बताओ कि इस दुनिया में कितने कंकड़ पत्थर हैं? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल उतने ही जितने तुम्हारे सवालों की कोई अहमियत नहीं रखती। शेख गुस्से में बोला, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मुल्ला हंसकर बोले, अगर तुम्हें शक है तो खुद गिन लो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शेख चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इस जवाब का कोई तोड़ नहीं था। हार मानकर उसने 1000 अशर्फियां मुल्ला के हाथ में रख दीं। मुल्ला ने 1000 अशर्फियों में से एक निकालकर शेख को देते हुए कहा, लो, ये तुम्हारी अशर्फी। क्योंकि मैं भी तुम्हारे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और शेख अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या शेख अब भी हार मान लेगा, या वह एक और नई चाल चलेगा? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब शेख ने मुल्ला को सजा देने की ठानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हारने के बाद भी बाज न आए? शेख की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह बार बार मुल्ला से हार रहा था, लेकिन हर बार अपनी हार को अनदेखा करके नई चालें सोचता था। इस बार उसने तय किया कि वह मुल्ला को बहस में नहीं, बल्कि अपनी ताकत से हराएगा। शेख ने अपने मंत्री से कहा, अब बहुत हो गया। मुल्ला बार बार मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर मैं इसे बहस में नहीं हरा सकता, तो मैं इसे कानून के जाल में फंसाऊंगा। मंत्री ने डरते हुए पूछा, लेकिन शेख, मुल्ला ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। शेख मुस्कुराया, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया, तो हम गलत साबित कर देंगे। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ कि मुल्ला को दरबार में पेश किया जाएगा, क्योंकि उस पर बुद्धिमानी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। शहर वाले हैरान थे। भला बुद्धिमानी का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? लेकिन वे जानते थे कि जब मामला शेख का हो तो कुछ भी संभव है। मुल्ला दरबार में पहुंचे तो शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हें अपनी हाजिर जवाबी के कारण सजा मिलनी चाहिए। तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो और उन्हें उलझा देते हो। अब बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मुल्ला ने दाढ़ी खुजाई और बोले, शेख, मेरी सजा भी वही होनी चाहिए जो उस डॉक्टर को दी जाती है जिसने किसी बीमार इंसान का इलाज कर दिया हो। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन शेख को गुस्सा आ गया। शेख ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मुल्ला, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सको। मुल्ला मुस्कुराए, सवाल पूछो, लेकिन शर्त वही रहेगी, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे 500 अशर्फियां देनी होंगी। शेख के चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। पहला सवाल, शेख की चालाकी। शेख ने आंखें घुमाई और पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या है? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, वह ज्ञान जिसे कोई मानता ही नहीं। दरबार में तालियां बज उठीं। शेख ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, एक मुश्किल पहेली। शेख ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अक्लमंदी और मुसीबत। शेख का चेहरा उतर गया। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। तीसरा सवाल, शेख की आखिरी चाल। अब शेख ने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर तुम यह बता सको कि यह पत्थर मेरे हाथ में क्यों है, तो मैं हार मान लूंगा।
मुल्ला बोले, क्योंकि तुम इसे फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। शेख ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपनी हार मानते हुए 500 अशर्फियां मुल्ला को सौंप दी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, शेख, याद रखना, ताकत से नहीं, अक्ल से ही असली जीत हासिल की जाती है। लेकिन क्या शेख इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या वह मुल्ला से बदला लेने की कोई और साजिश रचेगा? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब शेख ने मुल्ला को जाल में फंसाने की कोशिश की। जब शेख ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शेख की हालत उस शिकारी जैसी हो गई थी जो हर बार अपना जाल बिछाता, लेकिन शिकार खुद ही उसमें फंस जाता। वह जितनी बार मुल्ला नसीरुद्दीन को हराने की कोशिश करता, उतनी ही बार खुद शर्मिंदा हो जाता। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि आखिरी फैसला हो ही जाना चाहिए। शेख ने दरबार में ऐलान किया, आज मुल्ला के लिए आखिरी परीक्षा होगी। अगर वह इसमें जीत गया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे शहर छोड़कर जाना होगा। मुल्ला मुस्कुराए, मुझे मंजूर है। लेकिन शेख, यह आखिरी शर्त होगी, है ना? शेख ने गर्व से कहा, हाँ, यह आखिरी होगी। मुल्ला बोले, तो फिर सवाल भी आखिरी होना चाहिए, और पूछेगा वही जो पहले हार मान ले। शेख कुछ समझ नहीं पाया और बोला, ठीक है, मैं पहले सवाल पूछता हूँ। मुल्ला बोले, रुको, तुमने कहा कि आखिरी शर्त होगी, यानी आखिरी सवाल भी वही पूछेगा जो पहले हार मान ले। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेख ने माथे पर पसीना पोंछा और बगल में खड़े वजीर से पूछा, क्या मतलब? वजीर ने धीरे से कहा, मुल्ला कह रहे हैं कि अगर तुम पहले हार मान लेते हो तभी तुम आखिरी सवाल पूछ सकते हो। अब शेख के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मानकर सवाल पूछे या फिर बिना सवाल पूछे ही हार स्वीकार करे। शेख ने गहरी सांस ली, सबके सामने सिर झुकाया और कहा, मुल्ला, तुम जीत गए। मुल्ला की आखिरी सीख। मुल्ला ने शेख के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, शेख, जीतने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान अपनी हार भी स्वीकार करना सीख जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। शेख ने मुस्कुराकर मुल्ला को गले लगाया और कहा, तुम सच में सबसे अक्लमंद हो, मुल्ला। यही थी मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी, जहां अक्ल हमेशा ताकत और घमंड से जीतती है। कहानी 5। गांव में कुछ लोग थे जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। वे हर रोज चौपाल में बैठकर ऊटपटांग बहसें किया करते। संसार का सबसे कठिन प्रश्न क्या है? आदमी पहले आया या मुर्गी? क्या आसमान का कोई छोर है? ऐसे ही बेतुके सवालों पर बहस करके वे खुद को बहुत ज्ञानी मानते और दूसरों को मूर्ख समझते। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन को भी इस सभा में बुलाया जाए और देखा जाए कि क्या वे इन नकली ज्ञानियों के सवालों के सामने टिक सकते हैं या नहीं। मुल्ला जब सभा में पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे की बात काटने और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी साबित करने में लगे हुए थे। सभा के नेता ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो हमें बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। यह सवाल इतना भारी था कि लोग महीनों तक इस पर बहस कर सकते थे। मुल्ला ने जरा भी देर नहीं की और बोले, संसार का सबसे बड़ा सच यह है कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं वे खुद को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन असल में कोई भी सच में ज्ञानी नहीं है। सभा के लोगों ने हंसकर कहा, कैसे कह सकते हो कि हम ज्ञानी नहीं हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी होते तो तुम यहाँ बैठकर दूसरों को मूर्ख साबित करने में समय न गवा रहे होते, बल्कि किसी नई चीज को सीख रहे होते। अब सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था।
सभा के नेता को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उसने चालाकी से पूछा, अच्छा मुल्ला, अगर हम मूर्ख हैं तो बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने हंसकर कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। सभा के लोग तुरंत चुप हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। गांव वाले हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। सभा के नकली ज्ञानी अपना मुंह छुपाने लगे। जब मुल्ला सभा से बाहर निकले तो गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, तुम्हें तुरंत राजा के दरबार में बुलाया गया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। गांव वाले चौंक गए, अब क्या होने वाला है? क्या मुल्ला राजा की परीक्षा में पास होंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बुद्धिमान मुल्ला और बादशाह की चुनौती। क्या होगा जब राजा खुद मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला करें? क्या मुल्ला इस परीक्षा में सफल होंगे या पहली बार हार मानेंगे? आज की कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगी जहां बादशाह और मुल्ला के बीच ऐसा खेल शुरू होगा जिसे देखकर दरबार भी हैरान रह जाएगा। जब मुल्ला नसीरुद्दीन गांव में अपनी चतुराई से लोगों की बोलती बंद कर रहे थे, तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, जहां पनाह ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। गांव वाले चौंक गए, अरे, अब क्या होगा? अगर मुल्ला राजा की परीक्षा में पास नहीं हुए तो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, चिंता मत करो, बादशाह से दिमाग की कुश्ती लड़ने में भी मजा आएगा। मुल्ला जब राजमहल पहुंचे तो देखा कि पूरा दरबार जमा है। राजा अपने रेशमी सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। राजा बोले, मुल्ला, सुना है तुम बहुत चतुर हो, लेकिन आज हम देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धिमानी कितनी सच्ची है। मुल्ला ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, इंसान की असली परीक्षा तभी होती है जब सामने कोई असली चुनौती हो। राजा मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है। मेरा पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा न्याय कौन करता है? पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। अगर मुल्ला कहते कि राजा सबसे बड़ा न्यायप्रिय है तो यह चापलूसी होती, और अगर कोई और नाम लेते तो राजा नाराज हो सकते थे। लेकिन मुल्ला भी मुल्ला थे। उन्होंने बिना रुके जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा न्याय वही करता है जिसे सबसे ज्यादा लोग मूर्ख समझते हैं। राजा चौंक गए और बोले, क्या मतलब? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखिए, जब कोई सबसे बुद्धिमान इंसान न्याय करता है तो लोग कहते हैं कि उसने चालाकी दिखाई। लेकिन जब कोई मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति सही फैसला करता है तो लोग उसे सच्चा और निष्पक्ष मानते हैं। राजा ने ताली बजाई, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तो दो और सवाल बाकी हैं। दूसरा सवाल, सबसे मुश्किल काम क्या है? राजा ने अगला सवाल पूछा, मुल्ला, बताओ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? मुल्ला ने जरा भी देर नहीं लगाई और बोले, जहां पनाह, सबसे मुश्किल काम होता है सबको खुश रखना। राजा बोले, कैसे? मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, देखिए, अगर मैं कहूं कि राजा सबसे बुद्धिमान है तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं चापलूस हूं, और अगर मैं कहूं कि कोई और बुद्धिमान है तो राजा नाराज हो सकते हैं। यही तो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, सबको खुश रखना। राजा और दरबार ठहाके मारकर हंस पड़े। राजा ने हंसते हुए कहा, वाह मुल्ला, अब तुम्हें मेरा आखिरी सवाल भी सही सी बताना होगा। तीसरा सवाल, सबसे मूर्ख कौन है?
राजा ने आंखें घुमाईं और बोले, अगर तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो तो यह बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। यह तो बहुत ही खतरनाक सवाल था। अगर मुल्ला किसी का नाम लेते तो दुश्मन बना लेते, और अगर जवाब ना देते तो हार माननी पड़ती। मुल्ला जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी खोली और राजा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह पगड़ी जिसे भी पहननी हो वही इसे पहनकर आईने में देख ले। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर जोरदार ठहाका लग गया। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा बोले, मुल्ला, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने किसी को मूर्ख नहीं कहा, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सच सामने रख दिया। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने मुल्ला को अपने दरबार का विशेष सलाहकार बना लिया। लेकिन तभी किसी ने भागते हुए खबर दी, जहां पनाह, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी की तारीख तय हो गई है। गांव वाले चौंक गए, शादी? अब यह क्या नया तमाशा है? अब मुल्ला किस मुसीबत में फंसने वाले हैं? और क्या यह शादी सच में होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी, एक हंसी से भरा किस्सा। राजा मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से मुल्ला नसीरुद्दीन को मेरे राज दरबार का सम्मानित सलाहकार बनाया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक सिपाही भागता हुआ आया और घबराकर बोला, जहां पनाह, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। राजा ने भौहें चढ़ाई, क्या हुआ? सिपाही हांफते हुए बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी की तारीख तय हो गई है। राजा और दरबारियों ने चौंककर मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला का चेहरा उतर गया और उन्होंने सिर पकड़ लिया। हाय, यह कौन सी परीक्षा आ गई? अब यह शादी कैसे हुई? और क्या मुल्ला इससे बच पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी, एक हंसी से भरा किस्सा। क्या हो अगर शादी किसी और की हो रही हो, लेकिन फंस कोई और जाए? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन सच में शादी करने वाले हैं, या यह भी उनकी चालाकी का नया कारनामा है? आज की कहानी आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी, क्योंकि मुल्ला एक ऐसी उलझन में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। दरबार में जब सिपाही ने ऐलान किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी तय हो गई है, तो पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, मुल्ला, यह क्या माजरा है? तुम्हारी शादी कब और कैसे तय हो गई? मुल्ला ने बेचैन होकर अपनी पगड़ी संभाली और बोले, जहांपना, मुझे खुद कुछ नहीं पता, लेकिन लगता है किसी ने मुझे बिना बताए ही दूल्हा बना दिया है। दरबारी हंसने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग काजी साहब दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हमने सुना है कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत चतुर और न्यायप्रिय हैं। हमारे गांव की सबसे होशियार लड़की के लिए हम ऐसे ही वर की तलाश कर रहे थे, इसलिए हमने बिना देर किए रिश्ता तय कर दिया। मुल्ला की आंखें फैल गईं, लेकिन काजी साहब, मुझसे पूछे बिना यह कैसे तय हो गया? काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम्हें हर बात की समझ होती है, तो शादी के मामले में भी तुम्हारी चतुराई से बेहतर और क्या हो सकता है। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अब तक राजा भी इस खेल में मजा लेने लगे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुल्ला, अगर गांव वालों ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है तो शादी से भाग क्यों रहे हो? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं भी एक शर्त रखना चाहता हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है?
मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस दिन दुनिया में कोई ऐसा पति मिलेगा जो अपनी पत्नी से कभी नहीं डरता, उसी दिन मैं भी शादी कर लूंगा। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। राजा खुद अपनी हंसी रोक नहीं पाए। राजा बोले, वाह मुल्ला, यह तो बड़ी दिलचस्प शर्त रख दी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, अगर कोई भी ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता, तो वह दरबार में आए और मुल्ला की शादी पक्की करे। अब हर कोई जानता था कि यह असंभव है, लेकिन कुछ मूर्खों को लगा कि वे अपनी बहादुरी साबित कर सकते हैं। अगले दिन पहला आदमी आया और गर्व से बोला, जहांपनाह, मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं डरता। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह धीरे से बोला, जहांपनाह, अगर मैं उसे यहां लाया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फिर दूसरा आदमी आया। उसने और भी जोर से कहा, मैं भी अपनी पत्नी से नहीं डरता। मुल्ला ने तुरंत पूछा, तो फिर तुम हर शाम इतनी देर से घर क्यों जाते हो? आदमी झेंप गया और धीरे से बोला, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी सो नहीं जाती तब तक घर जाना सुरक्षित नहीं। अब तो पूरा दरबार जमीन पर लोटपोट हो गया। राजा हंसते हंसते बोले, मुल्ला, लगता है तुम्हारी शादी अब कभी नहीं होगी। मुल्ला ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरी शादी की गाड़ी बिना दूल्हे के ही वापस लौट रही है। काजी साहब भी हंस पड़े और बोले, ठीक है मुल्ला, हमने मान लिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं, लेकिन अगली बार तुम्हें बिना किसी शर्त के शादी करनी होगी। मुल्ला ने हंसकर कहा, ठीक है काजी साहब, लेकिन अगली बार भी मेरी शादी होगी या नहीं, यह सिर्फ मेरी चतुराई तय करेगी। राजा और दरबारियों ने मुल्ला की बातों का खूब आनंद लिया। कहानी 6। गांव में गर्मियों की दोपहर थी। सूरज चमक रहा था, लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के सामने खड़े होकर उससे कुछ फुसफुसा रहे थे। गांव के एक आदमी ने यह देखा और हैरानी से पूछा, मुल्ला, तुम अपने गधे से क्या बातें कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, अरे भाई, मैं अपने गधे से एक शर्त लगा रहा हूं। अब तो गांव वाले उत्सुक हो गए। शर्त? कैसी शर्त? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, गधे की पीठ थपथपाई और गर्व से बोले, मैंने अपने गधे से वादा किया है कि अगर यह अगले शुक्रवार तक इंसानों की तरह बोलना सीख जाएगा तो मैं इसे सोने की नाल पहनाऊंगा। गांव में हंगामा मच गया। गधा बोलेगा? यह कैसे हो सकता है? अब गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग बोले, मुल्ला पागल हो गया है, तो कुछ बोले, अरे नहीं, मुल्ला कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करता। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई बस इसी चर्चा में लग गया कि क्या सच में गधा बोल सकता है। कुछ लोग कहने लगे, अगर कोई गधा बोल सकता है तो वह मुल्ला का ही गधा होगा। तो कुछ बोले, नहीं नहीं, यह जरूर कोई चालाकी होगी। लेकिन फिर भी सबके मन में एक सवाल तो था ही, अगर यह सच हुआ तो। शुक्रवार का बड़ा दिन। आखिरकार शुक्रवार आ गया। गांव में एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। लोग इकट्ठा हुए और मुल्ला अपने गधे के साथ मंच पर आ गए। गांव का सरपंच बोला, मुल्ला, हमने सुना है कि तुम्हारा गधा आज बोलने वाला है। मुल्ला मुस्कुराए, गधे की ओर देखा और बोले, हाँ, और यह सिर्फ एक शब्द ही नहीं बल्कि पूरे वाक्य में बोलेगा। गांव वाले चकित, क्या सच में? अब सबकी निगाहें गधे पर थीं।
मुल्ला उसके कान में कुछ फुसफुसाए, फिर बोले, चलो गधे, बोलो। गधा चुप। गांव वाले बेचैन। मुल्ला ने फिर कहा, बोलो मेरे दोस्त। गधा अब भी चुप। गांव में खुसर पुसर होने लगी। लगता है मुल्ला ने हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन तभी मुल्ला बोले, अरे, यह क्या? क्या तुम लोग इसे बोलने नहीं दोगे? गांव वाले चौंके। मतलब? मुल्ला सिर हिलाते हुए बोले, यह गधा तुम सबकी बातें सुनकर घबरा गया है। जब इसे अकेले में मौका मिलेगा तब यह जरूर बोलेगा। अब कुछ लोग बोले, अच्छा, तो हम कल आए। मुल्ला मुस्कुराए, कल नहीं, अगले शुक्रवार आना। गांव वाले बोले, ठीक है, हम अगली बार आएंगे। अगले शुक्रवार फिर भीड़ जुटी। लोग फिर इकट्ठा हुए, लेकिन कहानी वही दोहराई गई। मुल्ला गधे से बोले, गधा चुप रहा, और फिर मुल्ला ने कहा, यह घबरा गया है, अगली बार बोलेगा। अब यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। हर शुक्रवार गांव वाले इकट्ठा होते, मुल्ला कुछ नया बहाना बना देते और फिर अगले हफ्ते बुला लेते। गांव के एक बुद्धिमान आदमी को शक हुआ। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, सच बताओ, क्या यह गधा कभी बोलेगा? मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तक लोग इसे सुनने आते रहेंगे, मुझे हर हफ्ते मुफ्त की चाय और पकौड़े मिलते रहेंगे। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। कहानी 7। मुल्ला। मेरा पड़ोसी हसन बड़ा धोखेबाज है। उसने मेरी जमीन पर अपना कुआं खोद लिया और कह रहा है कि यह उसी का है। मुल्ला ने जरा भी चिंता नहीं दिखाई, बस ठंडे दिमाग से बोले, ठीक है, पहले मुझे पूरी बात समझाओ। अली ने आगे कहा, यह मेरी जमीन थी, लेकिन हसन ने रातों रात कुआं खोद दिया और अब कह रहा है कि कुआं उसका है। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, हम। अब मुझे हसन को भी सुनना होगा। थोड़ी ही देर में हसन भी आ पहुंचा। वह गुस्से से लाल था। मुल्ला, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी मेहनत से कुआं खोदा है, तो यह मेरा हुआ ना। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तो तुम्हारी मेहनत से कुआं खोदा गया। और अब यह किसकी जमीन पर है? हसन थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, अली की जमीन पर। अब पूरी पंचायत जमा हो गई। सबको इस फैसले का इंतजार था कि मुल्ला आखिर क्या कहने वाले हैं। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मुझे लगता है कि इस विवाद का हल बहुत आसान है। दोनों झगड़ने वाले लोग और गांव वाले भी उत्सुक हो गए। मुल्ला ने हसन की तरफ देखा और बोले, हसन, तुमने खुद कहा कि तुमने मेहनत से कुआं खोदा, लेकिन जमीन अली की है। तो अब यह कुआं तुम्हारा हुआ और जमीन अली की। अली मुस्कुराने ही वाला था कि मुल्ला ने आगे कहा, इसलिए इसका एकमात्र समाधान यही है कि हसन अपना कुआं यहां से निकालकर अपने घर ले जाए। पूरा गांव ठहाका मारकर हंस पड़ा। हसन और अली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हसन ने परेशान होकर कहा, लेकिन मुल्ला, कुआं तो मैं निकाल नहीं सकता। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर जमीन वाले का अधिकार कुएं पर है और कुएं वाले को इसका पानी नहीं मिल सकता। अब हसन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने तुरंत अली की तरफ देखा और कहा, भाई, गलती मेरी थी। चलो समझौता कर लेते हैं, कुएं का आधा पानी तुम्हारा और आधा मेरा। मुल्ला ठहाका मारकर हंसे, देखो, जब समझदारी से सोचा जाए तो झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांव वाले मुल्ला की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले, मुल्ला, तुम तो सच में एक न्यायाधीश हो। राजा को तुम्हें दरबार में बुलाना चाहिए। लेकिन तभी किसी ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, मुल्ला, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। गांव वाले चौंक गए, शादी?
अब ये क्या नया तमाशा है? अब मुल्ला किस मुसीबत में फंसने वाले हैं? और क्या यह शादी सच में होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी, एक हंसी से भरा किस्सा। मुल्ला के अनोखे फैसले को सुनकर पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। हसन और अली भी समझ गए कि झगड़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। अली बोला, ठीक है, कुआं मेरी जमीन पर है तो मैं भी इसका पानी इस्तेमाल करूंगा। हसन सिर झुकाकर बोला, और मैं अपनी गलती मानता हूं। हम दोनों आधा आधा पानी लेंगे। मुल्ला ने ताली बजाई और बोले, यही तो असली समझदारी है। जब लड़ाई का कोई फायदा ना हो तो मिलबांट कर रहना ही सबसे अच्छा होता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। हसन और अली ने भी खुशी खुशी हाथ मिला लिया। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और हंसकर बोले, चलो अब जब झगड़ा खत्म हो गया तो मुझे जलेबी खाने दो। पूरा गांव ठहाके लगाकर हंस पड़ा। इस फैसले की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और लोग कहने लगे, अगर सच में कोई न्याय करना जानता है तो वह है मुल्ला नसीरुद्दीन। कहानी 8। गर्मियों की एक दोपहर थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से बाग में बैठे अपने गधे की पूंछ गिन रहे थे। तभी गांव का एक व्यापारी खलीफा अहमद उनके पास आया। कपड़ों से अमीर, बातों से सीधे सादे, लेकिन नीयत से। खैर, यह तो बाद में ही पता चलेगा। मुल्ला साहब, अल्लाह की रहमत हो आप पर, खलीफा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। अल्लाह की रहमत तो हम पर पहले से ही है खलीफा। आप बताइए क्या खास बात है? मुल्ला ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। बस थोड़ी मदद चाहिए थी। एक छोटा सा उधार, मात्र 50 सोने की अशर्फियां। अगले हफ्ते तक लौटा दूंगा, कसम खुदा की। खलीफा ने हाथ जोड़ लिए। मुल्ला मुस्कुराए, फिर बोले, खुदा की कसम के बिना भी उधार मिल सकता था, लेकिन अब तो देना ही पड़ेगा। और उन्होंने खलीफा को अशर्फियां सौंप दी। हफ्ता बीता, लेकिन खलीफा न आया, न उसकी कसम। एक दिन मुल्ला खलीफा के घर पहुंचे। अरे मुल्ला साहब, कैसे आना हुआ? खलीफा ने चौंकते हुए पूछा। बस ऐसे ही दोस्ती निभाने आया था। और हाँ, मेरी अशर्फियां लौटाने का भी मन कर रहा था। खलीफा ने लंबी सांस भरी, फिर मुस्कुराकर बोला, मुल्ला, मेरी याददाश्त कमजोर है। कौन सी अशर्फियां? मुल्ला सिर खुजलाते हुए बोले, अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? कोई बात नहीं, अगर उधार भूल सकते हो तो मैं भी कुछ भूल सकता हूं। अगले दिन मुल्ला बाजार में जा पहुंचे। सबके सामने उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो, खलीफा अहमद एक सच्चे, ईमानदार और नेक इंसान हैं। जो भी उनसे उधार ले वो कभी चिंता न करे, क्योंकि खलीफा तो खुदा की कसम खाते हैं और हमेशा अपना कर्ज चुका देते हैं। गांव में हंगामा मच गया। हर कोई खलीफा के पास पहुंचने लगा। भाई, मुझे 10 अशर्फियां चाहिए। मुझे 20। मुझे 100। खलीफा का माथा ठनका। लोग दिन रात उसके घर के बाहर भीख मांगने वालों की तरह खड़े रहने लगे। आखिर बेचारा खलीफा भागता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, मैंने तो वही कहा जो सच था। तुमने खुदा की कसम खाकर कहा था कि उधार लौटा दोगे, तो फिर लोग क्यों न तुम पर भरोसा करें? खलीफा पसीने पसीने हो गया। झटपट अपने घर भागा और अगले ही दिन मुल्ला की अशर्फियां लौटा दीं। मुल्ला ने पैसे गिने, मुस्कुराए और फिर अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसाए। गधा अचानक जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले चौंक गए, अरे, गधा हंस कैसे सकता है? पर मुल्ला ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, अगर गधा हंस सकता है तो क्या बोल भी सकता है?
अब यह सवाल सबके दिमाग में घूमने लगा, क्या मुल्ला का गधा सच में बोल सकता है? आगे की कहानी में जानिए, जब मुल्ला का गधा कुछ ऐसा बोलता है कि पूरा गांव हिल जाता है। गांव में पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा थी, मुल्ला का गधा हंसा था। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या वह सच में बोल भी सकता है। एक शाम जब मुल्ला अपने दरवाजे पर बैठे गधे की पूंछ गिन रहे थे, गांव के कुछ लोग उनके पास आ पहुंचे। मुल्ला, सच बताओ, क्या तुम्हारा गधा बोल सकता है? एक आदमी ने संदेह भरी आवाज में पूछा। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, लंबी सांस ली और बोले, बोल सकता है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता। पर कल रात इसने मुझसे कुछ फुसफुसाकर कहा था। अब तो पूरी भीड़ एक साथ चिल्ला उठी, क्या कहा था? मुल्ला ने धीरे से गधे के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, इसने कहा था कि वह गांव के सबसे मूर्ख आदमी का नाम जानता है। भीड़ में हलचल मच गई। हर किसी की जिज्ञासा चरम पर थी। अगली सुबह मुल्ला ने घोषणा कर दी कि जो भी यह जानना चाहता है कि गधा किसे सबसे मूर्ख समझता है, उसे 2 अशर्फियां देनी होंगी। लालच और जिज्ञासा से भरे गांव वालों ने फौरन पैसे देने शुरू कर दिए। हर कोई यह सोच रहा था कि कहीं उसका नाम न आ जाए। आखिरकार मुल्ला ने धीरे से गधे की तरफ देखा और पूछा, तो बताओ, सबसे मूर्ख आदमी कौन है? गधे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भीड़ को घूरने लगा। मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोले, अफसोस, यह नाम किसी के सामने नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस इंसान का नाम है वह खुद जानता है कि वही सबसे बड़ा मूर्ख है। यह सुनते ही भीड़ में खुसर-फुसर शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, कहीं मैं तो नहीं। और यही मुल्ला की योजना पूरी हो चुकी थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जैसे ही लोग जाने लगे, एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हारा गधा और भी कुछ जानता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन अगली बात बताने के लिए इसे एक खास चीज चाहिए, 100 अशर्फियां। अब सवाल उठता है, आखिर वह क्या राज था जिसे गधा जानता था और जिसके लिए मुल्ला 100 अशर्फियां मांग रहे थे? क्या यह किसी खजाने का रहस्य था या फिर कोई और खेल चल रहा था? आगे की कहानी में जानिए, जब मुल्ला का गधा ऐसा कुछ कहता है कि बादशाह खुद मुल्ला को बुलवा भेजता है। गांव वालों में बेचैनी बढ़ गई। 100 अशर्फियां सुनकर हर कोई चौंक गया, लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि कुछ अमीर लोग पैसे देने को तैयार हो गए। देखते ही देखते मुल्ला के पास सोने की अशर्फियों का ढेर लग गया। अब हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था, आखिर गधा क्या कहेगा। मुल्ला ने अपने गधे के कान में कुछ कहा, फिर सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोले, गधा कहता है कि गांव में सिर्फ एक मूर्ख नहीं है, बल्कि इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को 100 अशर्फियां दे दी, सिर्फ यह सुनने के लिए कि वे मूर्ख नहीं हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग गुस्से में लाल हो गए, कुछ हंसने लगे और कुछ अपना सिर पकड़कर बैठ गए। कहानी 9। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था, जहां हर रोज खरीदारी और सौदेबाजी होती थी। एक दिन बाजार में अचानक शोर मच गया। एक अमीर व्यापारी, हारून मिर्जा, गुस्से में चिल्ला रहा था, यह किसान मेरा हक मार रहा है, यह चोर है। दूसरी ओर एक गरीब किसान, रमजान, हाथ जोड़कर सफाई दे रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की, खुदा कसम। गांव वाले जुट गए। मामला यह था कि रमजान हर दिन हारून की मिठाई की दुकान के पास बैठकर रोटी खाता था। लेकिन वह मिठाई खरीदता नहीं था, बस मिठाइयों की खुशबू सूंघता और अपनी सूखी रोटी खा लेता।
हारून मिर्जा का दावा था कि उसकी मिठाइयों की खुशबू मुफ्त में लेने का भी दाम देना होगा। मेरी दुकान की महक से तेरा खाना स्वादिष्ट होता था, तो इसका पैसा कौन देगा? गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस अनोखे विवाद को कैसे सुलझाया जाए। तब किसी ने सुझाव दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन से फैसला करवा लो। मुल्ला जब पहुंचे तो पहले पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ अशर्फियां निकाली और उन्हें उंगलियों में उलट पलट कर बजाने लगे। छन छन छन। सिक्कों की आवाज सुनते ही हारून मिर्जा की आंखें चमक गईं। उसने लालच भरी नजरों से मुल्ला को देखा और पूछा, क्या यह मेरे लिए है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जिस तरह किसान ने तेरी मिठाइयों की खुशबू का आनंद लिया, उसी तरह तू इन अशर्फियों की खनक का आनंद ले सकता है। हिसाब बराबर। गांव में ठहाके गूंज उठे। हारून हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहता, इससे पहले ही गांव वाले हंसते हुए बोले, वाह मुल्ला, सच में इससे बड़ा न्याय कभी नहीं देखा। बेचारा हारून मुंह लटका कर चला गया और किसान रमजान पहली बार हंसी में डूब गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात हारून मिर्जा के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर पैसे की खनक की कीमत खुशबू के बराबर हो सकती है, तो क्या और भी चीजें बिना खर्च किए बेची जा सकती हैं? क्या वह इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा? क्या मुल्ला फिर से अपनी चतुराई दिखाएंगे? आगे की कहानी में जानिए, जब हारून अपनी चालाकी से गांव वालों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मुल्ला उससे भी बड़ा खेल खेलते हैं। हारून मिर्जा अपनी दुकान पर बैठा सोच में डूबा था। अगर खुशबू का दाम हो सकता है, तो क्या आवाज, परछाई या हवा भी बेची जा सकती है? उसने एक नई चाल चली। अगले ही दिन उसने अपनी दुकान के सामने एक बड़ा बोर्ड टांग दिया, मिठाइयों की खुशबू सूंघने का 1/3 दाम, मिठाई देखने का आधा दाम और खाने का पूरा दाम। गांव वालों ने यह पढ़ा और ठहाके लगाकर बोले, अब तो हवा भी बिकने लगी। लेकिन कुछ सीधे सादे लोग डर गए और हारून को पैसे देने लगे। जब यह खबर मुल्ला तक पहुंची, तो उन्होंने हारून को फिर से न्याय के लिए बुलाया। गांव वालों के सामने उन्होंने हारून से कहा, तुमने अपने ग्राहकों से खुशबू और नजरों का पैसा लिया है, अब उन्हें भी कुछ वापस देना होगा। हारून चौंक गया, क्या वापस देना होगा? मुल्ला ने एक कटोरी ली, उसमें पानी भरा और उसमें उसकी दुकान की मिठाइयों की परछाई गिरने दी। फिर कटोरी हारून को दिखाकर बोले, ले लो, यह मिठाइयों की परछाई का स्वाद। ग्राहक को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परछाई के बदले परछाई ही मिलेगी। गांव वालों ने तालियां बजा दीं और हारून शर्मिंदा होकर चुपचाप अपनी दुकान बंद कर चला गया। रात को मुल्ला ने अपने गधे के कान में कुछ कहा। गधा पहले कुछ देर तक शांत रहा, फिर जोर से ढेंचू बोलकर हंसने लगा। गांव वालों ने पूछा, मुल्ला, अब क्या हुआ? मुल्ला मुस्कुराए, गधा कह रहा है कि आज पहली बार उसे समझ आया कि न्याय का असली स्वाद क्या होता है। गांव फिर से हंसी से गूंज उठा। अंत। लेकिन मुल्ला की चतुराई के किस्से कभी खत्म नहीं होते। हारून मिर्जा को एहसास हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से चतुराई में जीतना आसान नहीं। उसने झेंपते हुए अपना बोर्ड उतारा और चुपचाप गांव वालों के पैसे लौटा दिए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और बोले, मुल्ला का न्याय हमेशा अनोखा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि लालच का कोई अंत नहीं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, याद रखना, अगर इंसान का दिल साफ हो तो उसे किसी और की खुशबू से स्वाद नहीं चखना पड़ता। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं, किसान रमजान मुस्कुरा उठा और मुल्ला का गधा, उसने सिर हिलाया, लंबी सांस ली और चैन से सो गया। कहानी 10।
एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का घोड़ा इतना सुस्त हो गया कि वो एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी मानो सोचने लगा। मुल्ला ने उसे पुचकारा, चल मेरे भाई, जरा तेज चल। घोड़े ने एक लंबी जम्हाई ली और अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। गांव वाले हंसने लगे, मुल्ला, लगता है तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी ही तरह आराम पसंद करता है। मुल्ला सिर खुजलाने लगे। घोड़े को मारना पीटना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन अगर घोड़ा इसी तरह सुस्त बना रहा तो वे सफर कैसे करेंगे। अगली सुबह मुल्ला ने एक तरकीब सोची। वे बाजार गए और वहां से एक बड़ी सी थैली में कुछ भरकर वापस लौटे। फिर उन्होंने वह थैली खोली और उसमें से एक भूखा भेड़िया निकाला। गांव वाले हक्के बक्के रह गए, मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए, फिर उन्होंने भूखे भेड़िए को अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। घोड़े ने जब अपनी ही पूंछ के पास भेड़िए को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर धड़ 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 धड़, घोड़ा बिजली की रफ्तार से भागा, जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, वाह मुल्ला, ऐसा तरीका तो हमने कभी नहीं देखा। जब घोड़ा एक लंबा चक्कर लगाकर वापस आया तो मुल्ला ने भेड़िए को दूर भगा दिया और घोड़े के कान में फुसफुसाए, देखा, डर हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, कभी कभी यह हमें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और घोड़ा, वह इतनी तेज सांस ले रहा था कि जैसे कह रहा हो, अब चाबुक की जरूरत नहीं, बस भेड़िए की याद ही काफी है। मुल्ला का गधा पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपनी गर्दन ऊंची की, आह भरी और सोचा, अब बस, कल से मैं भी तेज दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दूं, वरना कहीं मेरा भी नंबर न आ जाए। कहानी 11। एक दिन मुल्ला की प्यारी बकरी मर गई। वह बहुत दुखी थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी थे उनके 3 दोस्त रामू, शेखू और हकीम। पर दुख असली नहीं था, बल्कि दिखावा था। रामू ने कहा, अरे मुल्ला, बकरी मर गई, पर तुम्हें इसे बेचकर कुछ पैसे तो कमा लेने चाहिए थे। शेखू ने सिर हिलाया, हाँ भाई, अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा, कम से कम कोई काम तो आती। हकीम बोला, अगर समझदारी से काम लो तो तुम इस बकरी को बेच भी सकते हो। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, अरे भाई, मरी हुई बकरी को कोई क्यों खरीदेगा? तीनों दोस्त मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हें वही करना होगा जो हम कहें। तीनों चालाक दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम तीनों गांव के अलग अलग कोनों पर खड़े होंगे। जैसे ही कोई राहगीर आएगा, हम धीरे धीरे उसे इस मरी हुई बकरी के बारे में बातें करके फंसाएंगे और फिर वो खुद ही इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। मुल्ला को समझ में आ गया कि तीनों ठगों का इरादा किसी भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाने का है, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मुल्ला को मूर्ख समझ लिया था। तीनों दोस्त अपने अपने ठिकानों पर चले गए। कुछ ही देर में एक व्यापारी उधर से गुजरा। पहले शेखू ने उसे टोका, भाई, तुमने सुना? इस इलाके में जादुई बकरी है, जो इसे छू लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। व्यापारी थोड़ा रुका, लेकिन आगे बढ़ गया। फिर हकीम ने उसे रोका, अरे भाई, लगता है तुम इस बकरी को जानते नहीं। इसे जिसने भी खरीदा वो राजा तक बन गया। अब व्यापारी सोच में पड़ गया, पर फिर भी आगे बढ़ा। आखिर में रामू ने कहा, अरे भाई, तुम्हें नहीं लगता कि ये बकरी कुछ खास है? इसे खरीद लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत चमक जाए। अब व्यापारी पूरी तरह फंस गया। उसने मुल्ला के पास जाकर पूछा, भाई, ये बकरी कितने की दोगे? मुल्ला ने झूठी मासूमियत से कहा, अरे भाई, ये तो मेरी प्यारी बकरी थी, पर अब मर गई है, बेचने का मन नहीं कर रहा। व्यापारी बेचैन हो गया। उसने सोचा,
अगर 3 लोग इस बकरी की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ तो खास बात होगी। उसने झट से 50 सोने के सिक्के निकालकर मुल्ला को दे दिए और बकरी लेकर चला गया। तीनों दोस्त खुशी खुशी मुल्ला के पास आए और बोले, मुल्ला देखो, हमारी योजना काम कर गई। अब जल्दी से हमें हमारा हिस्सा दो। मुल्ला ने ठहाका लगाया, तुम्हारा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? रामू बोला, अरे वो योजना हमारी थी, हमने ही व्यापारी को फंसाया। मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैंने तो उसे सच ही बताया कि बकरी मर चुकी है। तीनों दोस्त अवाक रह गए। हकीम गुस्से में बोला, पर भाई, व्यापार तो हमने करवाया। मुल्ला ने ठंडी सांस ली, अरे भैया, अगर जादुई बकरी थी तो तुमने खुद क्यों नहीं खरीद ली? तीनों के मुंह लटक गए। वे समझ गए कि मुल्ला ने उल्टा उन्हीं की योजना पर उन्हें मात दे दी थी। उस दिन के बाद वे कभी किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर पाए। और मुल्ला? वे 50 सोने के सिक्कों से आराम से अपने लिए एक और बकरी खरीद लाए। सीख: हर चालाक इंसान जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा समझदार भी हो। कहानी 12। गांव के बीचों बीच 3 आदमी आपस में बहस कर रहे थे। वे तीनों अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित करना चाहते थे। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था जिसने पूरे गांव में अपने व्यापार की धाक जमा रखी थी। दूसरा व्यक्ति एक शिक्षक था जिसे अपनी विद्वता पर बहुत गर्व था। और तीसरा एक तांत्रिक था जो दावा करता था कि वह जादू टोने से हर समस्या हल कर सकता है। तीनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के लोग तंग आ गए। आखिरकार सभी ने तय किया कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मस्ती में आए, थोड़ी पर हाथ रखा और बोले, बुद्धिमान वही है जो किसी भी स्थिति में सबसे सही हल निकाल सके। चलो, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेता हूं। अगर कोई भी इसे हल कर पाया तो मैं उसे गांव का सबसे चतुर व्यक्ति मान लूंगा। तीनों खुश हो गए और बोले, पूछिए मुल्ला जी, हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मान लो तुम तीनों एक रात के समय एक सुनसान जंगल में फंस जाते हो। अचानक सामने 3 दरवाजे खुलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर बैठा है जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक गहरी खाई है जिसमें गिरते ही इंसान का बचना नामुमकिन है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक डरावनी गुफा है जिसमें एक ऐसा जहरीला नाग रहता है जिसकी फुफकार से ही इंसान मर जाता है। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की और बोले, अब बताओ तुम तीनों में से कौन सा दरवाजा खोलकर सुरक्षित बाहर निकल सकता है। व्यापारी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, मैं पहले दरवाजे से निकलूंगा। अगर मैं उस शेर को अच्छे से समझा सकूं तो उसे काबू में कर सकता हूं। शिक्षक हंसते हुए बोला, यह मूर्खता है। असली चतुराई तर्क में होती है। मैं तो तीसरे दरवाजे से निकलूंगा और अपनी ज्ञान की शक्ति से उस नाग को शांत कर दूंगा। तांत्रिक ने अपनी माला घुमाते हुए कहा, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। असली रहस्य तो तंत्र में छुपा है। मैं अपने मंत्रों से दूसरी खाई के ऊपर उड़कर पार कर जाऊंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सबकी बातें सुनी, अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और जोर से हंस दिए। अरे मूर्खो, असली उत्तर तो तुम में से किसी ने भी नहीं दिया। तीनों चौंक गए। भीड़ भी कान लगाकर सुनने लगी। मुल्ला ने धीरे से कहा, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो समझ जाते कि पहले दरवाजे के पीछे जो शेर 3 दिन से भूखा था वह अब तक भूख से मर चुका होगा। गांव वाले हंस पड़े। व्यापारी, शिक्षक और तांत्रिक तीनों को मानो सांप सूंघ गया। लेकिन तभी तांत्रिक बोला, मुल्ला, चतुराई की बात छोड़ो, असली सवाल यह है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी में कौन बड़ी चीज है।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब छुपा है एक ऐसी कहानी में जहां 3 धूर्तों ने मुझे ठगने की कोशिश की थी। कैमरा धीरे धीरे मुल्ला की ओर जूम करता है और कहानी अगले भाग में जारी रहती है। अगला भाग, ईमानदारी की सच्ची कीमत। क्या होता है जब 3 धूर्त लोग मिलकर एक चतुर व्यक्ति को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। ईमानदारी की सच्ची कीमत। चौपाल में सभी लोग अभी भी हंस रहे थे। व्यापारी, शिक्षक और तांत्रिक की शक्ल देखने लायक थी। तभी तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, तो क्या बुद्धिमानी से भी बड़ी कोई चीज होती है मुल्ला? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, हाँ होती है। और इसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। कई साल पहले एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठे जा रहे थे। रास्ते में 3 आदमी उन्हें मिले। उनके चेहरे पर चालाकी टपक रही थी। पहला आदमी एक जालसाज था जो झूठ और फरेब से लोगों को ठगने में माहिर था। दूसरा आदमी एक ठग था जो लोगों की जेब हल्की करने में उस्ताद था। तीसरा आदमी एक धूर्त साधु था जो भक्ति और आशीर्वाद के नाम पर भोले लोगों को ठगता था। तीनों ने दूर से ही मुल्ला को देखा और फुसफुसाए, यह आदमी तो भोला लगता है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। वे तीनों धीरे धीरे मुल्ला के पास पहुंचे और पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, आपका गधा तो बहुत सुंदर है। मुल्ला ने हंसकर कहा, हाँ यह तो है। तभी दूसरा आदमी बोला, लेकिन मुझे एक अजीब चीज दिख रही है। यह गधा नहीं बल्कि एक शापित इंसान है। मुल्ला भौंचक्का रह गए, क्या बकवास कर रहे हो? तीसरा आदमी जो साधु बना था गंभीर स्वर में बोला, हाँ यह सच है। यह गधा असल में एक आदमी था जिसे किसी महात्मा ने शाप देकर गधा बना दिया। मुल्ला ने आंखें संकरी की और कहा, लेकिन मैंने इसे हमेशा गधे की तरह ही देखा है। पहला आदमी बोला, शाप का असर तभी खत्म होगा जब कोई इसे बेच देगा और खरीदार इसे सच्चे दिल से अपनाएगा। अब ठग ने चाल चली, हमारे पास एक उपाय है। अगर आप इसे हमें बेच देंगे तो यह दोबारा इंसान बन सकता है। बेचारा वर्षों से इस स्थिति में है। कृपा करके इसे मुक्त कर दो। मुल्ला कुछ सोच में पड़ गए। वे ईमानदार थे और अगर सच में किसी इंसान को गधे में बदल दिया गया था तो उसे मुक्त करना उनका कर्तव्य था। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हें एक सोने की अशर्फी में बेचता हूँ। तीनों ने खुशी खुशी सौदा किया और गधे को लेकर भाग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन मुल्ला सुबह बाजार गए और देखा कि वही तीनों आदमी ठहाके लगा रहे थे। उनका गधा एक कोने में बंधा था और वे खुशी से बात कर रहे थे, देखो किस तरह हमने मुल्ला को मूर्ख बनाया। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और चुपचाप पास जाकर बोले, अरे भाइयों, मेरा तो दिल खुश हो गया। तीनों चौंक गए, क्यों मुल्ला? मुल्ला बोले, मुझे लगा था कि मेरा गधा शापित था और अब इंसान बन चुका होगा, लेकिन मुझे देखकर ही उसने कान हिलाने शुरू कर दिए। इसका मतलब यह कि गधा तो अभी भी गधा ही है। और अगर ऐसा है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं इसे वापस खरीद लूं? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि अब उनका झूठ पकड़ में आ गया है। लेकिन मुल्ला ने आगे कहा, अब जब तुमने इसे खरीदा था तो मैं इसे वापस खरीदने के लिए दोगुनी कीमत दूंगा। तीनों की आंखें चमक उठीं, सच? मुल्ला बोले, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। गधा वही रहेगा जहां वह है और मुझे यह बताना होगा कि तुमने मुझसे खरीदा कैसे था।
तीनों खुशी खुशी अपनी चालाकी बताने लगे और जैसे ही उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने झूठ बोला था, मुल्ला ने ठहाका लगाया, तो अब यह साबित हो गया कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। इसका मतलब यह है कि सौदा धोखाधड़ी से हुआ था और इसलिए यह सौदा रद्द। भीड़ ने तालियां बजाईं। तीनों ठगों की हालत देखने लायक थी। वे शर्मिंदा होकर भाग खड़े हुए। तांत्रिक, व्यापारी और शिक्षक तीनों अवाक थे। तांत्रिक ने सिर झुका लिया, व्यापारी बगले झांकने लगा और शिक्षक चुपचाप अपने चश्मे को साफ करने लगा। लेकिन तभी व्यापारी ने सिर उठाकर कहा, लेकिन मुल्ला, हमें एक बात समझ नहीं आई। क्या ईमानदारी हमेशा जीतती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि चालाकी ही काम आ जाए? मुल्ला हंसे और बोले, इसका उत्तर तुम्हें एक और कहानी से मिलेगा। जब मैं खुद एक ऐसे आदमी के जाल में फंस गया था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला था। कैमरा मुल्ला के चेहरे पर जूम करता है, उनकी आंखों में एक रहस्य झलकता है और स्क्रीन पर आता है अगला भाग, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन भी कभी किसी के जाल में फंसे थे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। गांव की चौपाल में सबकी आंखें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिकी थीं। व्यापारी, शिक्षक और तांत्रिक भी अब पूरी तरह से उनकी बातों में खो चुके थे। व्यापारी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, तो क्या चालाकी कभी ईमानदारी से जीत सकती है, मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी से दूंगा। कई साल पहले एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक नए गांव में पहुंचे। वहां एक आदमी हर तरफ शान से घूम रहा था और सभी लोग उसे बड़े सम्मान से देखते थे। मुल्ला ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह आदमी कौन है? बूढ़े ने कहा, यह शेख अहमद है। यह दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है। यह कभी झूठ नहीं बोलता। मुल्ला को कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा, कोई इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता? यह कैसे संभव है? मुल्ला ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे उस आदमी के पास गए और बोले, ओह शेख साहब, मैंने सुना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। शेख अहमद ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मुंह से निकली हर बात सच होती है। मुल्ला ने हंसकर कहा, अच्छा, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि आप कल राजा बन जाएंगे? शेख अहमद थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हंसा और बोला, मैं यह कह सकता हूँ, लेकिन राजा बन पाऊंगा या नहीं, यह तो किस्मत तय करेगी। गांव वाले हंस पड़े। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, तो तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि मैं कल कहाँ रहूंगा? शेख अहमद ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम या तो अपने घर में रहोगे या यहाँ या फिर कहीं और। गांव वाले फिर हंस पड़े। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुमने अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला। शेख अहमद चौंक गया, कैसे? मुल्ला बोले, अगर हर कोई सच ही बोले तो दुनिया में कोई चालाकी नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता और कोई मूर्ख भी नहीं होता। लेकिन तुमने जो कहा वह केवल चालाकी थी। सच तो वह होता है जिसे परखा जा सके, और जो बात किसी भी तरह से सही साबित की जा सके वह न सच होती है और न झूठ, वह बस एक दिखावा होती है। गांव वाले दंग रह गए। शेख अहमद का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। चौपाल में वापस मुल्ला ने बात खत्म की और बोले, तो दोस्तों, चालाकी और ईमानदारी दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। लेकिन अगर कोई अपनी चालाकी को सच का मुखौटा पहनाकर दुनिया को मूर्ख बनाना चाहता है तो एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। गांव में तालियां गूंज उठीं।
व्यापारी, शिक्षक और तांत्रिक तीनों अब निरुत्तर थे। शिक्षक ने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, आपने हमें सिखाया कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं होती, और चालाकी हमेशा नहीं जीतती। असली समझदार वही होता है जो सही समय पर सही चीज को पहचान सके। मुल्ला हंसे और बोले, बिल्कुल। और अब मैं अपने गधे के पास जाता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि कोई फिर उसे शापित इंसान बताकर मुझसे खरीदने आ जाए। गांव में फिर से हंसी गूंज उठी। और इसी तरह एक और दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्सों में जुड़ गया।